गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में एक नया लेक्चर लेके आया हूं जो कि रिलेटेड होगा नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना और मैं पूरी डिटेल इसमें कवर करूंगा कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अंदर क्या क्या चीज़ें थी। एक एक पॉइंट्स जितने भी उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने सारे के सारे लिख दिए हैं और वो मैं सारे आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर उत्तराखंड लेक्चर तथा एलटी के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं उन सारे टॉपिक्स को मैं एक एक करके कवर करते हुए चल रहा हूँ। तो आप लोग फटाफट से, जो भी लोग नए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और साथ के साथ पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखें ताकि चीज़ें आपकी समझ में अच्छी तरीके से आए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बिना किसी समय को गंवाए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा सेशन है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन। ठीक है ना, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 से 9 तक इसने काम किया था। ठीक है, तो ये क्या था, सबसे पहले देखते हैं। इसका जो गठन हुआ था वो 13 जून 2005, 13 जून 2005 को तत्कालीन जो हमारे प्रधानमंत्री थे यूपीए के, वो कौन थे? प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इसको गठन किया गया था नेशनल कॉलेज कमीशन का। ओके, तो ये जो नेशनल नॉलेज कमीशन है वो क्या चीज है? इस सबसे पहले देखते हैं इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा। ठीक है ना, तो सैम पित्रोदा है ये इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के भी अध्यक्ष हैं और पिछले लोकसभा चुनाव के अंतर्गत आप इनके दौरान आपने देखा होगा कि टीवी पे इनका एक जो भाषण है वो भी काफी वायरल हुआ था। ठीक है ना, तो जो सैम पित्रोदा है वो कांग्रेस के काफी सीनियर लीडर है, तो वो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है ना, अब ये क्या चीज है, इसमें टोटल मेंबर जो थे वो थे कितने? 8 मेंबर, 8 जो मेंबर्स थे टोटल। और जो पीएम भार्गव थे ये इसके उपाध्यक्ष थे या वाइस प्रेसिडेंट थे। कौन? पीएम भार्गव। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये आप सब दिमाग में रख लेना। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। ये क्या था? यह एक थिंक टैंक है जो कि प्रधानमंत्री को विभिन्न मुद्दों जैसे शिक्षा, शोध संस्थान और उद्योगों पर सुझाव देना। यानी कि ये क्या है? एक भारत सरकार का थिंक टैंक है। थिंक टैंक का मतलब होता है, जैसे आपने आज वर्तमान में भारत सरकार का सबसे बड़ा थिंक टैंक कौन है? नीति आयोग। ठीक है ना, जो कि प्रधानमंत्री को जो है अलग अलग नीतियां किस प्रकार से देश के अंदर बनाई जाए, उनको किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जाए, इसके ऊपर सजेशन देता है। और उस थिंक टैंक को थिंक टैंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके अंदर विशेषज्ञ जो लोग हैं वो बैठते हैं, वो थिंक करते हैं और उसके बाद वो अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको बना के गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं। ठीक है ना, तो उसी प्रकार का ये एक थिंक टैंक था जो कि प्रधानमंत्री को सलाह देता था विभिन्न मुद्दों पर। कौन कौन से मुद्दे पर? शिक्षा, एजुकेशन के, शोध संस्थान की जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो कहाँ कहाँ ओपन किए जाएं। ठीक है ना, और उद्योग धंधे की किस प्रकार से इंडस्ट्रीज को हम डेवलप कर सकते हैं इंडिया के अंदर में, इन टॉपिक्स के ऊपर जो है वो प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए ये एक प्रकार का थिंक टैंक बनाया गया। ठीक है ना, तो ये है। उसके बाद इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? नागरिकों के ज्ञान को ज्ञानवान बनाना और विश्व के ज्ञान प्रतिस्पर्धा में उनको मुकाबले योग्य बनाना। ठीक है ना, यानी कि जब उस टाइम की सरकार ने देखा कि अब देश दुनिया के अंदर जो है वो ज्ञान को लेकर ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। हर कोई देश चाहता है कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन हो। तो वो कैसे होगा? जबकि ज्ञान का या नॉलेज का जो नेटवर्क है वो और मजबूत होगा देश के अंदर, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च होगा, ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन होगा, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज क्रिएट होगी। तो इसीलिए जो है इसको मेनली इसका उद्देश्य इसी के बेस पर बनाया गया। इसको 3 सालों तक काम करना था। तो 2005 में बना तो 2008 तक इन्होंने काम करना था, लेकिन 1 साल और एक्सटेंड हो गया। तो 2009 तक इन्होंने काम किया और उसके बाद भी लगातार जो है 2014 तक जो है वो यूपीए की जब गवर्नमेंट जब तक थी तब तक ये थिंक टैंक लगातार काम करता रहा। लेकिन जब 2014 के बाद एनडीए गवर्नमेंट आई तो उसके बाद उन्होंने इसको समाप्त कर दिया। ठीक है ना, उसकी जगह पर उन्होंने नई बॉडीज बनाई। तो ये था हमारा थिंक टैंक। 2014 में इसको निष्क्रिय कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि इसके कार्य क्षेत्र क्या थे। तो इसका था मेनली कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान का सृजन, यानी कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी की जो लेबोरेटरीज हैं उनमें किस प्रकार से रिसर्च ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो, उसके लिए फंडिंग ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से प्रोवाइड की जाए, और जो फॉरेन कॉलेज हैं उनसे उनका जो
इंटरेक्शन बढ़ा के, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से क्या ले सकें, हेल्प ले सकें, या फॉरेन फैकल्टीज को उनके अंदर अपॉइंट करके, इस तरीके के जो काम थे वो इसका मेन कार्य क्षेत्र था। दूसरा जो बौद्धिक संपदा है उसके अधिकारों की सुरक्षा करना। तो बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये क्या होते हैं, किसी भी देश के अंदर जो इंटेलेक्चुअल्स लोग होते हैं, या जिसके जो इंटेलेक्चुअल लोगों के ज़्यादा जो इनोवेशन की जाती है, जैसे साइंटिस्ट हो गया, बड़े बड़े प्रोफेसर हो गए, इतिहासकार हो गए, तो उनकी द्वारा जो विशेष डिस्कवरीज की जाती है, तो उस पर उस देश के लोगों का क्या होता है, पेटेंट होता है एक तरह से, ठीक है ना, यानी कि वो उस देश की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो उस प्रकार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को पेटेंट करा देना जरूरी होता है, ताकि उससे हमारे देश का नाम जुड़ जाए। तो उसके लिए जो है वो अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं देश में वो काम करते हैं, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के क्षेत्र में लगातार जो है वो लोगों को जागरूक करते हैं। तो उसके लिए भी जो है उसके क्षेत्र में भी काम करना इस थिंक टैंक के लिए जो है एक उद्देश्य था, इनका एक कार्य क्षेत्र था, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं कि इन्होंने प्रतिवेदन कब दिया, तो 3-4 साल इन्होंने लगातार काम करके 2009 में जो है एक रिपोर्ट टू द नेशन इस नाम से एक रिपोर्ट पेश की, और वो भारत सरकार को इन्होंने भेजी। तो क्या था इस रिपोर्ट में, इन्होंने इसमें लगभग 300 सुझाव दिए और 5 भागों में इस रिपोर्ट को डिवाइड किया। तो 300 सजेशन जो है वो अलग अलग जो सजेशंस आए होंगे, उसमें से बेस्ट जो 300 सजेशंस होंगे उनको चुनकर जो है इन्होंने भारत सरकार को भेजा, तत्कालीन यूपीए सरकार को भेजा, ठीक है। अब उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या प्रमुख सुझाव दिए गए थे, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि सुझाव आखिर दिए क्या क्या गए थे। तो सबसे पहले विद्यालय, इन्होंने कहा कि विद्यालय में शिक्षा के प्रशासन का क्या हो, विकेंद्रीकरण हो। अब शिक्षा के प्रशासन का विकेंद्रीकरण का क्या मतलब होता है, विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि डिवीजन ऑफ पावर्स हो, एक ही इंसान के पास पावर सेंटर ना हो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में, बल्कि अलग अलग जो है वो पावर सेंटर हो, ताकि निर्णय जो ले वो अकेला आदमी ना ले, बल्कि कलेक्टिव रूप से जो है वो निर्णय लिए जा सके। तो इसीलिए जो है वो पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया जाता है। जैसे हमारी डेमोक्रेसी के अंदर भी ये चीज है कि पूरी की पूरी पावर एक प्रधानमंत्री के हाथ में ना हो, बल्कि पूरी की पूरी जो कैबिनेट है उनके हाथ में हो, ताकि डिसेंट्रलाइजेशन हो और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी की हिस्सेदारी हो, ठीक है ना, क्योंकि वो फिर डेमोक्रेसी को और ज्यादा मजबूत करता है, ठीक है ना। तो ये है पहला सजेशन। फिर दूसरा उन्होंने कहा राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय की स्थापना की जाए। राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय यानी नेशनल इवेल्युएशन बॉडी। अब ये क्या चीज हुई, इवेल्युएशन बॉडी का मेन उद्देश्य बनाने का था कि पूरे देश के अंदर वो शिक्षा की जो स्कूल्स हैं हमारे, उनकी गुणवत्ता को चेक किया जाए, क्वालिटी की चेक की जाए कि वहाँ किस प्रकार की एजुकेशन दी जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या कमी है। कई जगह पे बच्चे खुले में पढ़ने को मजबूर हैं, उनके पास विद्यालय के लिए भवन नहीं है। तो इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने कहा कि एक ऐसी बॉडी बना दी जाए जो कि पूरे देश के अंदर इस गुणवत्ता को चेक करेगी, ठीक है ना, ये सजेशन था। फिर केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि के नियम को लचीले किए जाएं। उन्होंने कहा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की भी तो पैसा देती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा देती है उसके लिए जो नॉर्म्स हैं वो बहुत टाइट होते हैं। तो उन नॉर्म्स को और ज्यादा फ्लेक्सिबल किया जाए, ताकि ज्यादा आसानी से पैसा स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स को पहुंचा जाए और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जो है वो संसाधन मिले, ठीक है ना। तो ये है। फिर शिक्षा के स्रोत में विविधता लाई जाए। शिक्षा के स्रोत में विविधता यानी कि जो फंडिंग है वो उसमें किस प्रकार से डाइवर्सिफिकेशन लाया जा सकता है, न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार, बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो किस प्रकार से इस क्षेत्र में आने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो प्रेरित हो। कहने का मतलब यही था, है ना। जैसे कि जो प्राइवेट हैं, कोई प्राइवेट प्लेयर वो जो अगर वो कहीं पे स्कूल चलाना चाहता है या कोई मदद करना चाहता है, किस प्रकार से जो है उसको फिर टैक्स एग्जम्पशन दिया जाए, उस प्रकार से एक तरह से उनको अट्रैक्ट किया जाए इस क्षेत्र में कि वो लगातार काम करें, ठीक है ना। और वो इस प्रकार से काम करें कि जो है वो धनराशि जो है वो अलग अलग स्रोतों से भी आए, एनजीओ के थ्रू किस प्रकार से। तो ये जो होता है ये मेनली ये उद्देश्य था कि शिक्षा के स्रोतों में विविधता लाई जाए, ताकि भाई जो कि सरकार के साथ संसाधन पर्याप्त हैं, लेकिन जब तक अगल बगल और जगह से जो है वो मदद नहीं मिलेगी तब तक जो है वो अच्छी तरीके से काम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। फिर है IRAH की स्थापना उच्च शिक्षा के क्षेत्र में।
IRAH का मतलब क्या था कि इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक रेगुलेशन के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए, ठीक है ना, ताकि जो उच्च शिक्षा है उसको पूरी तरीके से उसको रेगुलेट करे। हालांकि यूजीसी ऑलरेडी है, लेकिन उसके अलावा भी एक बॉडी होनी चाहिए। जैसे कि अब 2020 की पॉलिसी के अंदर उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हायर एजुकेशन कमीशन बनाएंगे, HEC बनाएंगे, ठीक है ना। इसकी बात मतलब प्रस्तावित है ये, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जो है बोला गया था कि हम क्या करेंगे, IRAH की स्थापना करेंगे। ये मतलब एक तरह से सजेशन दिया गया था। फिर है कि इंग्लिश को फर्स्ट क्लास से ही पढ़ाना शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि उससे पहले जो है आपने बहुत सारे आपने सीनियर्स से सुना होगा कि हमने तो भाई 6वीं क्लास से ABCD सीखी, क्योंकि जो है प्राइमरी क्लास से ही इंग्लिश नहीं सिखाई जाती थी पहले। लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि भाई अब ऐसा तो बच्चों के फाउंडेशन पर खराब होती है, अगर उनको फर्स्ट से ही इंग्लिश सिखाई जाए, ABCD वगैरह सिखाई जाए, तो तब जाके वो क्या करेंगे, अच्छे से उनकी इंग्लिश में पकड़ बन पाएगी। तो इसलिए पहले से ही फर्स्ट क्लास से इंग्लिश सिखाई जाए। उसके बाद बोला कि कक्षा 3 से कोई भी एक विषय इंग्लिश में, ठीक है ना, यानी कि क्लास 3rd से उन्होंने कहा कि हम एक कोई भी सब्जेक्ट, इंग्लिश तो ऑलरेडी इंग्लिश में होगी ना, लेकिन उसके अलावा कोई एक और सब्जेक्ट जैसे इन्वायरमेंट हो गया या कोई और सब्जेक्ट जो है वो कम से कम इंग्लिश में पढ़ाया जाए, ठीक है ना। फिर उन्होंने कहा कि चुनाव और आपदा प्रबंधन के अलावा कोई ड्यूटी नहीं, यानी कि टीचरों को जो है वो ड्यूटी से फ्री रखा जाए, अदर ड्यूटीज से। हाँ, चुनाव के टाइम पे तो उनकी ड्यूटी ऑलरेडी लगती है और आपदा प्रबंधन के टाइम पे भी कभी कभी लग जाती है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी के काम है जिले में, जो ऑल अदर जो वर्क्स में उनको इंगेज किया जाता है, जिससे कि वो पढ़ाई के काम में उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो उनका अब ये जो बात है कि ये हर पॉलिसी के अंदर होती है कि भाई टीचरों को अदर जो वर्क ना दिया जाए, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन होता ही नहीं है ना। अभी जो 2020 की पॉलिसी आई उसके अंदर भी ये बात बोली है कि भाई टीचरों को हम और कोई काम नहीं देंगे और कोई ड्यूटी उनकी नहीं लगाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं। क्योंकि जब भी कोई काम होगा, चाहे वो आपकी जनसंख्या की गणना होगी या कोई चुनाव होंगे या कुछ और काम होगा, तो उसमें वो फिर जैसे अभी कोरोना के काल में जो है वो जो क्वारंटीन सेंटर्स थे उनके ऊपर जो है टीचरों की ड्यूटी लग गई। तो ऐसा जो है वो हो जाता है, मतलब ये करना पड़ता है जिला प्रशासन को मजबूरी में, ठीक है। तो ये खैर इन्होंने सजेशन की बात दी थी। उसके बाद एक स्थान पर शिक्षक कम से कम 5 वर्ष तक रहे। इन्होंने कहा कि भाई शिक्षकों का जो ट्रांसफर है वो तेजी से ना हो, क्योंकि बच्चे जो है वो टीचर के साथ जुड़ जाते हैं एक बार, तो उनका पढ़ने में भी जो है वो ध्यान लगता है, भावनात्मक एक तरह से लगाव हो जाता है। जब बार बार टीचर जो है वो तुरंत उनका ट्रांसफर होता है, तो उससे बच्चे टीचर्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं और जो टीचर है उसका भी पढ़ाई में उतना मन वहां पर नहीं लगता है, ठीक है। तो ट्रांसफर पॉलिसी के अंदर सुधार की भी बात की गई थी, ठीक है ना। और उत्तराखंड के अंदर तो ये चीज सबसे ज्यादा है कि हर कोई क्या करता है, हमें भाई जॉब भी लगना है और उसके बाद हमें पहाड़ों में भी जो है वो अपनी सेवा नहीं देनी है। तो यही यहाँ का सबसे बड़ी विडंबना है हमारे यहाँ की, कि जॉब तो सबको लगना है लेकिन उन्हें मैदानी जिले चाहिए। फिर उसके बाद सारे लोग सोर्स लगा के मैदानी जिलों में आना चाहते हैं, लेकिन पहाड़ के अंदर जो है जितने स्कूल है उनमें टीचरों की बहुत भारी कमी है, वहां पर कोई भी जाना नहीं चाहता है, ठीक है ना। तो यही हमारे यहाँ की सबसे बड़ी विडंबना है। उसके बाद स्कूली शिक्षा के 2 वर्ग हों। उन्होंने कहा कि ज्यादा वर्ग बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि अपर प्राइमरी इस तरह से कुछ ना हो, कि केवल प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा ये 2 वर्ग स्कूली शिक्षा के अंतर्गत हों, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट कहा कि नेशनल नॉलेज नेटवर्क की स्थापना। अब ये क्या था, इन्होंने कहा कि जो देश के अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं और जो अलग अलग संस्थाएं जो है वो नॉलेज क्रिएशन के क्षेत्र में काम कर रही हैं, बड़े बड़े जो विशेषज्ञ हैं, उन सबको एक साथ एक नेटवर्क पे जोड़ दिया जाए, ताकि क्या करें, अगर किसी को भी रिसर्च में कोई मदद चाहिए, किसी को कोई ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, तो वो उस नेटवर्क में अपनी क्वेरी भेज के वहां से तुरंत मदद ले सके। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क बनाया जाना चाहिए। तो ये पूछा जा सकता है कि नेशनल नॉलेज नेटवर्क जो है बनाने के सजेशन किसने दिया था, तो ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नेशनल नॉलेज कमीशन ने दिया, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने कहा कि देश के अंदर 1500 यूनिवर्सिटीज कम से कम हो और 50 नेशनल कॉलेज, ठीक है ना। 1500 टोटल विश्वविद्यालय एटलीस्ट होने चाहिए, जिसमें 50 जो है नेशनल यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जिनको कहा है वो होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर उन्होंने कहा कि कॉलेजों को जो है स्वायत्तता दी जाए। स्वायत्तता का मतलब होता है ऑटोनॉमी। अब वो किस क्षेत्र में होती है,
कि भाई जो कॉलेज है वो अपना निर्णय लेने की प्रक्रिया स्वतंत्र हो। जैसे आज भी हम देखते हैं कि कॉलेज के अंदर नॉर्म्स तो यूजीसी के चलते हैं, लेकिन बाकी के प्रोसेस जो बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं उनमें वो इंडिपेंडेंट रूप से करते हैं कि कितनी फैकल्टी डालनी है, कहाँ क्या होगा, कौन कौन से हमने जो है वो कोर्सेज चलाने हैं। तो ये इंडिपेंडेंट होता है, कॉलेज का डिसीजन होता है। रिक्रूटमेंट के क्षेत्र में भी उनका अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है, क्योंकि वो क्या होता है, एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, वो ऑटोनोमस रूप से काम करती है। वहां पर सरकारी हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, ताकि जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से निर्णय हो पाए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा को कौशल विकास कहा जाएगा, है ना। इन्होंने कहा कि जो वोकेशनल एजुकेशन है या व्यावसायिक शिक्षा है उसको कहा जाएगा इस कौशल विकास या स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि उसके अंदर जो है वो बच्चे का स्किल ही डेवलप किया जाता है, ताकि वो आगे भविष्य में अपने आप को जॉब पाने के योग्य बना सके। तो स्किल उसके अंदर कुछ ना कुछ इस प्रकार से दी जाए। फिर उन्होंने कहा शोध कार्य को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा, यानी रिसर्च को प्रमोट करना, वो तो इसका उद्देश्य ही था। फिर उन्होंने कहा कि शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार, टीचर ट्रेनिंग्स में आपके ज्यादा से ज्यादा टीचर ट्रेनिंग्स करवाई जाए। टीचरों को जो है वो इस प्रकार से ट्रेन किया जाए कि वो बच्चों के मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ाना शुरू कर दें, क्योंकि पहले के जो टीचर्स हैं उनकी मेंटेलिटी कुछ और थी, लेकिन अब जो नई एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर जो है, चूंकि चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन है, तो वहां पर टीचर की जो मेंटालिटी है उसके अंदर भी अब उस प्रकार का चेंज आना चाहिए, है ना। टीचर जब तक इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नहीं समझेगा तब तक वो क्या आज के समय में वो बच्चे को किस प्रकार से हैंडल कर सकता है ना। पहले के समय में जो है वो टीचर क्या करते थे, एक ही लाठी से सभी को हाथ देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या होता है, जो टीचर है उसको साइकोलॉजिकली बच्चों के साथ डील करनी है और उनके मनोविज्ञान को समझते हुए उनको पढ़ाना है। तो ये कब होगा, जब पुराने टीचरों को भी उस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाएगी और नए जो टीचर हैं उनको पूरी तरीके से ट्रेन करके भेजा जाएगा, तब जाके वो क्या होंगे, आज की नई एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से पढ़ाने के योग्य होंगे। तो ये इसी में इस प्रकार की बात की गई थी। फिर नेक्स्ट जो उन्होंने कहा कि एक वेब पोर्टल की स्थापना की जाए, जिसमें कि टीचर्स अपने सजेशंस डाल सकें, अपनी क्वेरीज को डाल सकें, और अगर उन्हें किसी चीज में डाउट्स है तो वो उस वेब पोर्टल पे जाके उनको ले सकें, ठीक है ना। फिर है व्यावसायिक शिक्षा के अंदर MHRD के अंदर हो, यानी कि जो व्यावसायिक शिक्षा है वो MHRD उस तत्कालीन उस समय आप जानते हैं कि शिक्षा मंत्रालय को अभी तक भी जो MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर ही माना जाता है। लेकिन वर्तमान में जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई उन्होंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया है। इसमें उन्होंने बोला है कि हम क्या करेंगे, अब वापस से उसका नाम क्या कर देंगे, शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर देंगे, ठीक है ना। तो ये इसमें अंदर चेंज हुआ है। उसके अलावा अब तो नई नई चीजें, क्योंकि अब पूरे देश के अंदर आपको पता डिजिटल क्रांति हो गई है, तो अब तो बहुत सारे पोर्टल आ गए हैं, जैसे कि आपका स्वयं पोर्टल, दीक्षा पोर्टल, है ना। उसके अलावा जो NCERT जो है उनके लिए जो है वो अलग से एप्स आ गए हैं, सरकार के भी एप्स हैं, प्राइवेट एप्स हैं। तो पढ़ने के अब पर्याप्त जो है वो डिजिटल रूप में फॉर्म में साधन आ गए हैं। साथ ही स्कूली शिक्षा के टीचरों को किस प्रकार से ऑनलाइन जो है गाइडेंस मिले, इसके लिए भी पर्याप्त हमारे पास साधन उपलब्ध है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा था ज्ञान राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन। तो इसकी सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम जो है जो टॉपिक जो नेक्स्ट होगा तो सिलेबस के अंदर वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा टीचिंग के जो टेक्निक्स हैं वो मैं आपको कुछ जो विधियां बता चुका हूं, लेकिन टीचिंग स्किल्स नहीं बताई थी, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे करके हम बाकी सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आप लोग सब जुड़े रहिए और मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।